हेलो बच्चों बच्चों अब आपके 25 तारीख से पेपर शुरू होने वाले हैं, तो उनके सैम्पल पेपर की सीरीज़ हम लाए हैं। तो आज जो आपका विज्ञान का पहला जो सैम्पल पेपर है वो पहले आ चुका है, अब ये दूसरा सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो आप इन दोनों सैम्पल पेपर को अच्छी तरह करें ताकि आपका पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखें, आपका पेपर यहाँ से शुरू होता है। ये सैम्पल पेपर आपका 2 है। इससे पहले एक सैम्पल पेपर हम पहले आपको बनाकर भेज चुके हैं। ठीक है, तो अब देखें, यहाँ पर अब तक आपको जो पैटर्न है वो पता चल चुका है, तो इसलिए इस वाले वीडियो में हम आपको पैटर्न नहीं बता रहे हैं। ये इधर आप देख सकते हैं, ये इस तरह से यहाँ लिखे हुए हैं 1 से 10 के 1 अंक, और ये बाकी के अंक आप इसमें देख लें। तो अब ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे वाली, तो इसमें देखते हैं कि शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से। तो देखें, पहला क्वेश्चन, फसल उगाने के लिए थोड़ा सा फसल उगाने के लिए प्रथम चरण जो होता है वह आपने बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फसल उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करना है ना, तो सीधा मिट्टी को तैयार करना हो गया अपना। इसके बाद देखें, मेंढक में किस प्रकार का निषेचन होता है, तो आपने याद रखना है मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन में जो लिखा है यहाँ, रुक जाओ भाई, ये देखें, अब हम वनोन्मूलन के प्रभाव या परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, तो वनोन्मूलन यानी कि पेड़ों को काटना, यानी वनों को काटना, वनों को ख़त्म करना, है ना, तो वो उसे हम वनोन्मूलन कहते हैं। तो इसके परिणाम बताने हैं, जब हम पेड़ों को काट देंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखें, पृथ्वी पर ताप की वृद्धि होएगी, प्रदूषण में वृद्धि होएगी। बिल्कुल ठीक बात है, जब पौधे नहीं होंगे तो हमारे पृथ्वी पर ताप में वृद्धि होती है, प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना, बिल्कुल ठीक बात है, वायुमंडल में जब प्रदूषण बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ेगा। इसके बाद है वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी। तो यहाँ कमी में आप इस तरह से लिख लें बच्चों, ये गलती से लिखा गया है। ठीक है, तो वर्षा और भूमि की उर्वरता में कमी होनी ही होनी होती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी यानी कि ये सभी ठीक है, तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि सूक्ष्म जीव का प्रकार नहीं है। तो बच्चों, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, आपकी बुक में देखा होगा आपने, कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, है ना। मुख्यतः वह 4 प्रकार में विभाजित किए जाते हैं। तो वो 4 प्रकार के आपकी बुक में नाम भी दिए हैं कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, और इधर चौथा दिया है औषधि। तो औषधि तो होता नहीं है, कौन सा होता है बच्चों, अगला होता है कवक। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका गलत हो गया कि, और क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, इस पर भी ध्यान दें, नहीं पूछा है तो ये औषधि वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यहाँ भी नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो जो नहीं है, प्रकृति से हमें जो चीज़ें नहीं मिलती हैं वह हमने इसमें बताना है। तो देखें, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल हमें प्रकृति से ही मिलता है, प्रकृति में सूर्य उगता है तो सूर्य हमें प्रकाश देता है ना। वायु भी हमें प्रकृति से मिलती है, खनिज भी मिलते हैं, कोयला जीवाश्मी ईंधन है जो हमें प्रकृति से ही मिलता है। देखो, प्राकृतिक संसाधन बच्चों वो हैं जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, जो प्रकृति ने दिए हैं। मनुष्य नहीं बनाता, मनुष्य कहाँ बनाएगा उन्हें, लैब में, फैक्ट्री में, मिल में, है ना। तो वो सभी के सभी जो होते हैं आर्टिफिशियल कहलाते हैं, यानी संश्लेषित संसाधन कहलाते हैं। यहाँ प्राकृतिक पूछा है, यानी जो हमें प्रकृति ने दिए हैं वो आपने बताने हैं। तो प्राकृतिक संसाधन ये सभी हो गए। ठीक है, जैसे वन भी है, वन्य जीव भी हैं, ये सब हमें प्रकृति से ही मिले हैं, कोई मनुष्य ने तो जाके नहीं जीवों को बनाया, है ना। तो ये सभी आपके प्राकृतिक संसाधन हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है उपरोक्त नहीं, कोई भी नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी ये सभी के सभी आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, तो आप चौथा ऑप्शन लगाएंगे। इसके बाद आगे देखिए, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, डैश है, तो किस परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं बच्चों, जलवायु परिवर्तन के कारण। जब मौसम में परिवर्तन होता है, अत्यधिक गर्मी या सर्दी जो वो लोग नहीं सहन कर सकते पक्षी, तब वो दूसरी जगहों पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका जलवायु।
इसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वह है सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवों को हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, है ना। तो सूक्ष्मदर्शी सूर्य की अभिक्रियाओं द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। तो सूर्य की कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों? नाभिकीय, उसके न्यूक्लियस में जो अभिक्रियाएं होती हैं उसी के कारण ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा यहाँ आ जाएगा। इसके बाद अगला है, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन तत्व पाया जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, कार्बन तत्व पाया जाता है मुख्य रूप से। इस प्रक्रिया को आपने देखा होगा, पढ़ा भी है कि कोयले के बनने का जो प्रक्रम होता है वह कार्बनीकरण कहलाता है ना। तो कार्बनीकरण, क्योंकि उसमें मुख्यतः कार्बन होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, मोमबत्ती का जलना एक दहन प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दहन में क्या होता है कि एक दाह्य पदार्थ होना चाहिए हमारे पास जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले, है ना। तो यहाँ पर मोमबत्ती का जलना क्या है? एक दहन प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक है ये, तो ये सत्य हो गया और ऊपर वाला भी आपका सत्य था। तो ये आपके 10 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न आपका दिया है कि संचरणीय रोग किन्हें कहते हैं। तो संचरणीय रोग बच्चों कि जो ऐसे रोग जो एक बीमार व्यक्ति से या फिर आप लिख सकते हैं संक्रमित व्यक्ति से, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे तो संक्रमित शब्द भी यूज कर सकते हैं, संक्रमित, ठीक है। बीमार व्यक्ति से या संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में जो फैल जाएं, स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं, ठीक है। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल आपका, जो आपको सर्दी जुकाम होता है, वही आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उदाहरण भी साथ में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसल उगाने के लिए जुताई क्यों आवश्यक है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जुताई क्या होती है। जुताई क्या होती है बच्चों? मिट्टी को उलटना पुलटना, जो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था कि सबसे पहला चरण जो होता है मिट्टी को तैयार करना जो होता है ना, मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला अपने फसल उगाने में प्रक्रम होता है। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए उसको उल्टा पलटा जाता है, उल्टा पलटा जाता है जो, या फिर उसको पोला करा जाता है ना। तो ये सारे शब्द किस में यूज़ होते हैं? मिट्टी तैयार करने के लिए। तो इन सब को मतलब मिट्टी को उलटना पलटना जो होता है उसी को जुताई कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? जुताई कहते हैं। तो जुताई जो है वह क्यों आवश्यक है, आपने ये बताना है यहाँ। तो देखो जुताई किस लिए आवश्यक होती है? तो कि मिट्टी को उलटने पुलटने से क्या होती है? मिट्टी नरम हो जाती है। मिट्टी नरम हो जाएगी तो पौधों की जड़ जो हैं वह आसानी से नीचे चली जाएंगी, और अगर वो नहीं गई तो ऊपर ही ख़त्म हो जाएंगी। या फिर क्या होता है, वो जैसे बीज में से अंकुर निकल रहे होते हैं तो उस वक्त दूसरे जो पक्षी होते हैं वो उनको खा लेते हैं, तो पौधा ही हमारा ख़त्म हो गया। तो इसलिए मिट्टी की जुताई बहुत ही आवश्यक है, ताकि मिट्टी जो है नरम हो जाए और जड़ें उसमें आसानी से चली जाएं। और जब जड़ें आसानी से चली जाती हैं तो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वह उन्हें अच्छे से अवशोषित कर लेती हैं फिर, ठीक है। तो मिट्टी पोषक तत्व जो हैं वह भी जड़ों द्वारा फिर आसानी से अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि फसल को उगाने से पहले हमेशा मिट्टी की जुताई कर ली जाए, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज में अंतर बताएं। तो संकटापन जो होते हैं वह कौन से जानवर बच्चों? जो निकट भविष्य में ख़त्म होने वाले हैं, निकट भविष्य में जो ख़त्म हो सकते हैं, वह जो जीव हैं भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, समाप्त हो सकते हैं। तो ऐसे जीव जो होते हैं इनकी संख्या जो है वह बहुत ही कम रह गई है, जिसके कारण वह निकट भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। तो इसमें आपने उदाहरण जो हैं वह भी लिखने हैं। तो आप उदाहरण इसमें क्या क्या दे सकते हैं? तो देखें, आप इसमें लिख सकते हैं काला हिरन,
जैसे काला हिरन, थोड़ा सा इसको दोबारा से लिखते हैं। ये देखें, अब यहाँ काला हिरन हो गया, काला हिरन। और इसमें आप लिख सकते हैं हाथी, हाथी भी जो है वो भी संकटापन स्पीसीज़ में आते हैं। और इसके अलावा घड़ियाल, घड़ियाल जो हैं वह मगरमच्छ जो हैं उसी के जैसे होते हैं। इसके बाद है आप जैसे अजगर भी लिख सकते हैं, ठीक है। गैंडा जो है, ये सारे क्या हैं, संकटापन स्पीसीज हैं। यहाँ आप पौधों की भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। पौधे जो हैं वह भी हैं ऐसे जो संकटापन है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप इसमें 2-4 नाम जैसे दे सकते हैं। आपके जो लेसन है उसमें भी दिए हुए थे ये नाम, तो आप अच्छे से इनको याद कर लें, ठीक। तो अब ये आपको समझ आ गया होगा, उदाहरण लिख सकते हैं आप इसके। इसके बाद जो अगला है विलुप्त स्पीसीज़। विलुप्त स्पीसीज़ जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, जो अब हमारे यहाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो समाप्त हो गई हैं, जैसे चीता, ठीक। तो इस तरह से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, आग पर नियंत्रण पाने के लिए कौन सी 3 आवश्यकताएं होती हैं। तो आग पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आग जलती कैसे है, आग में क्या क्या चीज़ चाहिए हमें जलने के लिए। तो देखो वहाँ पर एक तो हो गया हमारे पास दाह्य पदार्थ, कि जो पदार्थ जलना है वह हमारे पास होना चाहिए, तभी तो आग जलेगी, है। दाह्य पदार्थ के साथ साथ वहाँ पर क्या उपस्थित होती है, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो कोई पदार्थ जलता है। यह आपने अपने लेसन में पढ़ा था कि जो भी पदार्थ जल रहा है तो उसमें आपको सबसे ज़रूरी क्या होती है, ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। तो ऑक्सीजन के अलावा आप इसको वायु लिख सकते हैं, ठीक। और साथ में ऊष्मा जो होती है वह ऊष्मा कौन सी की, उसका ज्वलन ताप, कि कोई भी जो पदार्थ जलेगा वह अपने ज्वलन ताप तक पहुंचकर ही जलता है, अन्यथा नहीं जलता है, जब तक उसका ज्वलन ताप नहीं आ जाए, ठीक है। जैसे इसमें आपके जो लेसन है उसमें एक आपका क्रियाकलाप भी था कि अगर पानी की कीप जो है, मान लो कागज़ की कीप जो बनी हुई है उसमें अगर आप पानी डाल देते हैं तो वह इतनी जल्दी नहीं जलता कि केवल अगर आप कीप को जला रहे हैं, है ना। तो वह क्यों नहीं जलता, क्योंकि जो ज्वलन ताप है, मतलब कि जो ऊष्मा है वह चालन के द्वारा पानी तक पहुंच गई है, ठीक है। तो जब तक पानी नहीं ज्वलन ताप तक पहुंचेगा तब तक ये जो कीप है कागज़ की ये भी नहीं जलेगी, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आपकी और पदार्थ आ जाता है तो किसी भी पदार्थ को जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, ज्वलन ताप की। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है, कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए हमेशा उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना ज़रूरी है, तभी वह जलना शुरू करता है। तो ये इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों के नाम भी लिखने हैं आपने। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है वह 78% है। तो उस नाइट्रोजन को पौधे 78% जो नाइट्रोजन है उसको पौधे उसी रूप में, जिस रूप में वह वायु में गैस के रूप में जो पाई जाती है उसी रूप में नहीं अपने लिए प्रयोग कर सकते, तो वह उसको बदल देते हैं। कौन बदलते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो जिनमें नाम आप लिख सकते हैं, जैसे राइजोबियम और नीले हरे शैवाल। ये जो हैं, जो वायुमंडल में गैस के रूप में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको कुछ नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। उन यौगिकों को हमारे जो पौधे होते हैं वे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रक्रिया होती है कि गैसियस नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलना, इसको मैं लिख देती हूँ कि गैस वायुमंडल में पाई जाने वाली
गैसीय नाइट्रोजन N2, ये आप नाइट्रोजन लिख लेना बच्चों, नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना ही नाइट्रोजन, इसको मैं N2 लिख रही हूँ बच्चों, लंबा हो जा रहा है शब्द इसलिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक, या आप पूरा इस तरह से लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। इसमें साथ साथ आप इसके जीवों के नाम भी लिखें। नाम मैंने अभी बता ही दिया आपको। एक तो हो गया राइजोबियम। राइजोबियम जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, फलीदार जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु। और नीले हरे शैवाल, ठीक है, नीले हरे शैवाल, ये गैसीय नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने में सक्षम होते हैं, जिनसे कि जो नाइट्रोजन है वह पौधों द्वारा अच्छे से अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और इन दोनों जीवों के नाम आप जरूर याद रखें, ये आपने इसमें आंसर में देना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें आप नाइट्रोजन चक्र जो है उसके बारे में भी लिख सकते हैं साथ में, कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से जो यौगिक बनते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य बच्चों तड़ित भी करती है। जो आसमान में जो तड़ित होती है, मतलब बिजली जो चमकती है, तो वह भी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का कार्य करती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन यौगिक में बदल जाएंगे, बदलने के बाद वो मिट्टी में पहुंचते हैं, मिट्टी से उन्हें लेग्यूमिनस प्लांट्स में यानी राइजोबियम और जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो अवशोषित कर लेंगे, और वहाँ से पौधे जो हैं उन्हें अवशोषित कर देंगे। फिर वो पौधे जो मतलब जो जीव होते हैं वह मृत्यु जब उनकी हो जाती है तो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो उस तरह से वह वापस जब मिट्टी में आ गए तो वहाँ से उस वक्त उनका नाइट्रोजन का फिर से गैसीय रूप बदल जाता है, और गैसीय रूप में नाइट्रोजन वापस अपने वायुमंडल में आ जाती है। ठीक, तो वह नाइट्रोजन चक्र होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए। कागज़ की बचत हमें बहुत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 टन कागज़ उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कागज़ को बचा के रखना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट नहीं करें, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। ठीक है, बचाने के बाद भी ये है कि अगर आपका जो यूज्ड कागज़ है उसे हमेशा रद्दी जो ख़रीदने के लिए आते हैं उनको बेच देना चाहिए। ठीक है, ताकि जो कागज़ है उसका दोबारा से रीसाइक्लिंग हो सके उसकी, और रीसाइक्लिंग का प्रोसेस होना भी बहुत ज़रूरी है। उससे अलग अलग तरह के और कागज़ या डिब्बे, जैसे गत्ते के डिब्बे होते हैं, ये सब बना लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा कि पेड़ों की कटाई बच जाएगी, है ना, इतने पेड़ों को नहीं काटा जाएगा फिर। तो इसलिए कागज़ को हमेशा बचा के रखें। अगला क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर ये ना समझें कि कागज़ को बचा के रखना है तो आपने कुछ लिखना ही नहीं है। आप लिखें, जितना आपका प्रयोग का है वो प्रयोग करें, पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं प्रयोग करें, बस ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, आगे देखते हैं, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं। वनोन्मूलन के कारक, जो क्यों हम लोग वनों को काट रहे हैं, तो इसमें मेनली तो क्या है, जैसे खेती के लिए भूमि चाहिए, या घर बनाने हैं लोगों को, घरों के लिए चाहिए, या उद्योग बनाने हैं उनके लिए चाहिए। ठीक है, ये कुछ मेन कारण मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद इनका जो प्रभाव होते हैं, प्रभाव क्या, ये हम लोग पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, जो ऑप्शन वाले थे उनमें था इसका आंसर, कि उनके प्रभाव में कि तापमान जो है वह वृद्धि हो रही है, हमारे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, वन और वन्य जीव जो हैं उन पे संकट आ रहा है, भूमि की उर्वरता कम हो रही है, वर्षा कम हो रही है, ये सब आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम लिखें। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक जो होते हैं बच्चों, ये आपकी बुक में एक सारणी दी हुई है, बहुत अच्छे से उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं, और
जो पेट्रोलियम मतलब पार्ट का जहाँ आपके अंत होता है वहीं पर उस वाले पार्ट में इसको दिया गया है। ठीक, तो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे जो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक हैं उसमें जो सारणी है उसमें जो जो दिए हुए हैं मैं कुछ आपको बता देती हूँ। जैसे एलपीजी है और खुद पेट्रोल ही लिखेंगे, ठीक है, या मिट्टी का तेल है, मिट्टी का तेल, अच्छा फिर डीज़ल है, ठीक है, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं मोम, पैराफिन मोम जिसे कहा जाता है, ठीक है, और स्नेहक तेल, स्नेहक जैसे ग्रीस के रूप में प्रयोग किया जाता है स्नेहक तेल, ठीक है, या फिर आजकल जो सड़कों को बनाने में प्रयोग करते हैं आपको याद आ रहा होगा बिटुमेन, ठीक है, सड़क को बनाने में आजकल कोल तार की जगह बिटुमेन का अधिक प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक, तो इस तरह से ये हैं इसके संघटक। अब इनके प्रयोग जो हैं ये आप खुद लिख सकते हैं। एलपीजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? गैस घरों में या उद्योगों में ईंधन के रूप में, है ना। पेट्रोल गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। मिट्टी का तेल जो है ये भी घरों में, जैसे हम लोग स्टोव या लैंप जलाने के लिए यूज़ करते हैं। डीजल भी गाड़ियों में यूज़ किया जाता है, या फिर डीजल का प्रयोग तो जनरेटर में भी यूज़ किया जाता है। पैराफिन मोम जो होता है इससे मोमबत्ती बनाते हैं, वही मोम है ये, ठीक है, तो मोमबत्ती बनाई जाती है। वैसलीन वगैरह में भी ये डलता है। ठीक, तो इसके अलावा स्नेहक तेल जो है ग्रीस का, मैंने बताया आपको कि ये उसे कहा जाता है स्नेहन के लिए प्रयोग किया जाता है। और बिटुमेन को सड़क निर्माण में या आजकल पेंट में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये आपने पूरा क्वेश्चन का आंसर देना है, पूरा लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो पूरे सब आंसर लिखेंगे आप। ठीक, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाएं। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने ज़रूर याद करना है कि जो मोमबत्ती की ज्वाला जो होती है उसके विभिन्न जो भाग हैं उनको याद करेंगे, ठीक है, और चित्र भी बना के देखेंगे। तो बच्चों आज क्या वीडियो काफ़ी हो गया है। मैं सोच रही थी कि आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएं, फिर भी बढ़ गया है। तो आपसे बस यही है कि जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद बच्चों।